एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहां पर मैं आपको सीटेट पेडागोजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। और ये जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रिट या बिहार टेट है, या किसी भी तरह का स्टेट लेवल का जो टेट है उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे वीडियोस में जो कंटेंट हम आपको देते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है इन सभी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, DSSB एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम में भी CDP और साइकोलॉजी वगैरह पूछी जाती है। तो हमारे जो कंटेंट है इन एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी हम सीटेट CDP जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल शिक्षा मनोविज्ञान, इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले, मतलब हमारे जो नए एस्पायरेंट हैं उन्हें सिलेबस का पता चले, टॉपिक का पता चले, क्या क्या मेन टॉपिक है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, ये सब कुछ वो जान सके। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो जनवरी 2021 पेपर 2 CDP का है। और आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज हम 21 से 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर, आपकी मेंटर, और मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो मैं हर टॉपिक को डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करा रही हूँ कि हमारे जो नए एस्पायरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डीप होती चले। जो रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पहले से कुछ नॉलेज रखते हैं सीटेट, या ऐसे भी बच्चे होंगे जो सीटेट एग्ज़ाम दे चुके होंगे, दोबारा दे रहे होंगे, तो सभी बच्चों को लेते हुए मैं ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है, क्वेश्चंस के जो भी पॉइंट आते हैं, टॉपिक आते हैं, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर को बता देने से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। डिटेल और डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कहाँ पे आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन -1। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खाली स्थान वातावरण के। अब बोल रहे हैं कि कक्षा में लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए बजाय इसके। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। जो एप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है, उपयुक्त है, उसे आपका इस्तेमाल करना है। तो आप सभी को पता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन। कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए ना कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, सहयोगिक होना चाहिए ना कि प्रतिस्पर्धिक। ये सही है पॉइंट, फिर भी हम बाकी पॉइंट को देखेंगे। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ना कि कोलैबोरेटिव, मतलब ये बोल रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास रेदर देन कोलैबोरेटिव, मतलब प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए ना कि सहयोगिक। तो ये तो गलत है। गलत इसलिए है कि अगर आप क्लासरूम में लर्निंग एनवायरनमेंट को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो जो हायर अचीवर्स हैं या हाई मेंटल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल के जो बच्चे हैं सिर्फ वही अच्छा कर पाएंगे। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं या जो स्लो सीखते हैं, स्लो लर्नर है, वो बच्चे, क्योंकि एक क्लासरूम में डाइवर्स बच्चे हैं, डाइवर्सिटी के साथ सबका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, बौद्धिक क्षमता है, अलग है। कोई बच्चे स्लो सीखते हैं, कोई बच्चे बहुत फास्ट, कुछ बच्चे मीडियम। तो इस तरह के सारे बच्चे, हमें उन्हें सबको लेके चलना है। अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे तो वही बच्चे अच्छा कर पाएंगे जो अच्छे हैं, और वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे जो थोड़े से पीछे हैं, वीक हैं या स्लो हैं। और इस तरह से उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी, है ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स जैसी भावना आ जाएगी, और बच्चा
वैसे भी इस तरह के इमोशंस के साथ अच्छे से सीख नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाता है। पूरा कोलैबोरेटिव नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, गलत है। फर्स्ट जो है कोलैबोरेटिव होना चाहिए कॉम्पिटिटिव की बजाय। हाँ, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव, मतलब कि सहयोगिक। कोलैबोरेशन का क्या मतलब समझते हैं कि एक साथ एकजुट होकर आप लर्निंग को करें, मतलब बच्चों को आप कोलैबोरेटिव रूप से करवाएं, सहयोगिक रूप से करवाएं, ताकि जो बच्चे वीक हैं वो बच्चे जो बच्चे अच्छा सीख कर लेते हैं उनसे सीखें, और कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, तो जो बच्चे जिस चीज़ में अच्छे हैं वो अपनी चीज़ों को दूसरे बच्चे को सिखा सके, और जो जिस पार्ट में वीक है उसे वो दूसरे बच्चों से सीख सके। इस तरह से सहयोगिक जो लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट आंसर हमारा बहुत सही है, पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड आंसर आपने देखा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कोलैबोरेटिव की जगह, तो ये गलत है। फियरफुल होना चाहिए फैसिलिटेटिव की जगह। तो देखिए जो फियरफुल होता है ये एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बच्चा फियरफुल रहेगा तो कभी नहीं सीखेगा, उसके अंदर इतना डर रहेगा तो वो क्या सीख पाएगा। डर से कभी कोई कुछ नहीं सीख पाता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुसाध्य की जगह ये क्या होना चाहिए, भयवह, तो ये गलत हो जाएगा। सुसाध्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए बल्कि फियरफुल होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कॉम्पिटिटिव होना चाहिए फैसिलिटेटिव की जगह। देखिए फैसिलिटेटिव तो एक पॉजिटिव वर्ड है, फैसिलिटेटिव कोलैबोरेटिव पॉजिटिव वर्ड है, और ये दोनों ऑप्शन में बोल रहा है कि ये फैसिलिटेटिव की जगह कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। और क्या है, फैसिलिटेटिव होता तो भी बहुत सही था। सुसाध्य मतलब आप सपोर्ट करते हुए, उनके नीड और रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्हें सिखाएं, फैसिलिटेट करें, ये होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है जहाँ पर ऑप्शन सही दिया हुआ है कि सहयोगिक होना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धिक, है ना। कॉम्पिटिटिव ना होके कोलैबोरेटिव होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव, मतलब प्रभावशाली मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। बच्चों को, लर्नर को जब आपको एनकरेज करना है, उसके लिए कौन सा प्रभावशाली क्या होता है, स्ट्रेटजी होता है, कौन सा होता है, ये हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी है जिससे बच्चे मोटिवेट होकर सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल, सही है थोड़ा, लेकिन बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। पार्ट उपलब्ध कराना, जहाँ पर स्कैफोल्ड करते हैं वो एक टेम्परेरी हेल्प है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। पाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, तो ये सही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देखते हैं पहले। इम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना है, तो फिर बच्चा सीखेगा क्या। अगर उसको टास्क को ही कंप्लीट करने में उसका फोकस रहेगा तो वो लर्निंग को ठीक से कर नहीं पाएगा, उसका फोकस सिर्फ टास्क को कंप्लीट करने में रहेगा, तो ये तो नेगेटिव है। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, बहुत इजी कार्य देंगे अगर, तो बच्चा बोर हो जाएगा और उसके लेवल का ही, एक टाइम के बाद उसके लेवल का ही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा वे कार्य देना जो बहुत ही सरल हो, तो फिर सीखेगा क्या, नई चीज़ों को, नई चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना सीखेगा, है ना। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर। देखिए प्रतियोगिताएं जैसी चीज़ होती है ना, ये नेगेटिव को शो करती है। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत सही है, लेकिन फॉर कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिताओं के लिए नहीं होना चाहिए, लर्निंग के लिए होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये पॉइंट होता क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग होता तो ये एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट होता, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बोल दिया है तो यहीं पे ये नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके नेगेटिव कर दिया है। तो सबसे बेस्ट है हमारा प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल। जब बच्चे नए कौशल को सीखते हैं ना, उस समय उनको पाड़ या मचान उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जितना वो आता है उस लेवल से ऊपर लेवल तक जाने के लिए उस टेम्परेरी हेल्प की मदद से वो अपने गोल को अचीव कर सके और नए स्किल को सीख सकें। तो ये फर्स्ट नंबर जो है वो एकदम सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रेन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, कौन से इनमें से जो स्टेटमेंट है वो चिल्ड्रेन की जो थिंकिंग
है उससे वो करेक्ट नहीं होती। नॉट पे ध्यान देंगे, बच्चों के चिंतन के विषय में, है ना, चिल्ड्रंस जो थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, उस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का ध्यान हमेशा रखेंगे, नहीं या फिर है, यही चीज से आपको वो कंफ्यूज करेगा। तो आपको क्वेश्चन को समझ के ऑप्शन को अगर आप समझ जाते हैं तो 90% वहीं पे सॉल्व हो जाता है। इसलिए सारे ऑप्शन को देखना है, चाहे आपको फर्स्ट में ही आंसर दिख जाए, लेकिन आपको इत्मीनान से वो 3 और ऑप्शन है उससे पढ़ेंगे, ताकि आप तसल्ली पूर्वक जान सके कि हाँ, ये 3 में से ये ही एक सटीक है, एप्रोप्रिएट है ना। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अभी जो जब से ऑनलाइन एग्जाम लेने लगे हैं ना, तो ये लोग ट्रिकी कर देते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जो सारे ऑप्शन सही से लगते हैं। माइनर डिफरेंस होता है, एकदम माइनर डिफरेंस। उस माइनर डिफरेंस को तभी आप समझ पाएंगे जब आप सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि बच्चे के चिंतन के विषय में कौन सा सही नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनॉन अराउंड देम। ये बात तो सही है। पियाजे जी हो चाहे वाइगोत्स्की जी हो, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी देने वाले हैं, थ्योरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही बात कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं अपने आसपास की चीज़ों से। तो ये बात तो सही है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोल रहे करेक्ट। चिल्ड्रन कैन नॉट, ये तो सही है, और ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अपने नॉलेज का जब वो निर्माण करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को खुद सोच सकते हैं, है ना, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट थिंक कॉन्सेप्ट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमेना अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर। देखिए, जानने की, किसी भी चीज़ को जानने की उनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वो एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। हाँ, ये चीज़ क्यों है, कैसे है। घर पे ही आप देखते, बच्चा जब बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आप इस चीज़ को छुएगा, उस चीज़ को छुएगा, चाहे वो गर्म चीज़ क्यों ना हो, कोई पतीले में कोई गर्म चीज़ रखी है, उसे नहीं पता है वो, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करेगा। वहाँ पे आप उसको मना करेंगे, इशारा करेंगे, मना करेंगे, वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना, वो जाके उसी चीज़ को छुएगा। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेगा, उसे चोट ना लग जाए या गर्म ठंडा उसे पता ना चल जाए, वो उसको अपने आप एक्सप्लोर किए बिना, अपने आप जाके देखने के बिना वो चैन से नहीं बैठता। तो एक्टिवली थिंक करता है, ये सही है। ठीक है, सही है कहने का मतलब बच्चे ये सही है, ये ऑप्शन सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है ना। तो ऐसा बच्चे करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी है, जो बच्चे ऐसा करते हैं, है ना, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिवली अपनी चीज आसपास की चीज़ों को देख के एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ये भी सही है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, एकदम सही है ना, क्योंकि उनमें तो इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, हर एक चीज़ को वो क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, मतलब ये सही है, ये सही है। और हमें पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं था कि वो अपने आप नहीं सोच पाते, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए टीचर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। स्कूल आने से पहले भी बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, जान जाता है, इधर उधर अपने आसपास अपने वातावरण से इंटरेक्ट करके। तो ये बात जो है वो गलत है, और हमसे पूछी गई थी गलत बात क्या है, और बाकी ये 3 तो सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। कि मतलब वो कॉन्सेप्ट को खुद से नहीं सोच पाते हैं, और टीचर का क्या रोल होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये बात गलत है ना। सही है कि नहीं, समझ पा रहे हैं बातों को, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं। चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या किस पे डिपेंड करता है, क्या बात होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं कि बच्चे स्कूल में फेल या असफल क्यों हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड
बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही नेगेटिव है। ऐसे ऐसे जो लोग हैं, एग्जाम्पल हमारे समाज में है, सोसाइटी में है, जो बहुत ही ज़्यादा वीकर सेक्शन, अंडर प्रिविलेज्ड या अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से वीक रहे हैं और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किए हैं, बहुत अच्छा कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनमें जो सामर्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाई होती है। भले ही वो पिछड़े वर्ग से क्यों ना हो, इकोनॉमिकली, सोशली, मतलब आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, लेकिन अगर उनमें इतनी ज़्यादा काबिलियत होती है कि वो अपने लाइफ में अच्छा, बहुत ही अच्छा अचीव कर पाए हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हम, तो हमारे जो प्रेसिडेंट जो थे APJ अब्दुल कलाम, वो वीकर सेक्शन से थे काफ़ी, वो मतलब उनका जो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड था काफ़ी वीक था, फिर भी वो कितना कुछ अचीव किए अपनी लाइफ में, है ना, और कितना कुछ सोसाइटी को भी प्रोवाइड किए। तो ये तो गलत है ये चीज़, है ना। यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोली गई है बिल्कुल गलत है। इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू केटर द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रेन, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि देखिए बच्चे की क्या नीड है, क्या स्ट्रगल है उसकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस हैं और लर्निंग में क्या चैलेंजेस हैं। अगर इन सब नीड को स्कूल नहीं केटर कर पा रहा है ना, उन बच्चों का, तो ये इसमें स्कूल की गलती हो सकती है। ये सही पॉइंट है। फिर भी हम बाकी पॉइंट को देख लेते हैं। प्रूव दैट दिस चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट एंड हैंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल। देखिए कितनी गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पर। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। अरे आनुवांशिक या कोई भी कमी होती है ना, तो धीरे 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 लर्निंग से क्या होता है, सुधार आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक तो सबसे पहली बात, जनरली ऐसा होता नहीं है किसी भी कारण से कि लर्निंग में इम्पैक्ट पड़े अगर जेनेटिक बर्थ और डिफेक्ट हो तो, क्योंकि लर्निंग से मतलब लर्निंग एक एक्वायर्ड एबिलिटी है और उसको अर्जन से सीखा जा सकता है, अपने काबिलियत को इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इनका जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट है, इसीलिए इनको स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो ये तो कितना नेगेटिव बात है, ये गलत हो जाएगा। signifies that parents have not been able to support their children to learn, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने के सामर्थ्य नहीं। तो क्या, एक बात बताइए, स्कूल बच्चा आ रहा है किसी भी सेक्शन से वीक है या फेल हो रहा है, तो सिर्फ पेरेंट अकेले की जिम्मेदारी है कि वो ही उनको पढ़ाएं लिखाएं? टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब बच्चा जाए स्कूल में, टीचर को कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को कोई मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। टीचर को ध्यान देना चाहिए, और टीचर कैसा कर रहा है वो प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन ना देखे, सिर्फ पेरेंट देखे, अपने घर में बच्चे को संभाले, मतलब पढ़ाए, देखें उसकी पढ़ाई वो ठीक कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, तो ये पूरी तरह से अभिभावक की जिम्मेदारी है। तो ये भी गलत है। पेरेंट के साथ साथ, पेरेंट से ज़्यादा बच्चा स्कूल में टीचर और स्कूल पे ज़्यादा डिपेंड होता है। टीचर एज अ मोटिवेटर, फैसिलिटेटर, उसके जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए, और क्या क्या उसे चैलेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नीड के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, फैसिलिटी केटर करना चाहिए। मतलब जो अगर उसे कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उसे समझने की कोशिश करते हुए अपने करिकुलम को, अपने पेडागोजी को उस तरीके से उस बच्चे के नीड के हिसाब से बनाना चाहिए, ताकि बच्चा उसे आसानी से समझ सके और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट आंसर है कि चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों की विद्यालय में असफल होने का कारण, इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है, किन किन चैलेंजेस और किन किन स्ट्रगल को वो फेस कर रहा है लर्निंग के दौरान, ये सारी चीज़ों का ध्यान टीचर और स्कूल को देना चाहिए, पेरेंट के अलावा। और बाकी जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया वो क्या है,
गलत है। हमने इसे समझ भी लिया है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। सिर्फ पेरेंट अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है, स्कूल टीचर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और वही ज़्यादातर वही स्कूल में ही वो सीखते हैं। तो इन्हें बच्चों की नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से केटर करना चाहिए, है ना। और सोशल मतलब जो बैकग्राउंड है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं या अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, आर्थिक या सोशली सामाजिक वीकर सेक्शन से, इसका कोई लर्निंग में प्रभाव नहीं होता है। वीकर सेक्शन से आने वाले बच्चे भी पढ़ाई में बहुत उत्कृष्ट होते हैं, बहुत एक्सेल करते हैं अपने जीवन में। और बर्थ डिफेक्ट से अगर कोई परेशानी हो रही तो लर्निंग अधिगम के द्वारा ठीक भी हो सकती है। ये नहीं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, है ना, ये तो बहुत गलत हो जाता है ना। बर्थ डिफेक्ट या जेनेटिक डिफेक्ट मतलब किसी भी तरह का हैंडी कैप, मतलब कि जो डिसेबिलिटीज़ है वो हो सकती है फिज़िकल, या फिर किसी भी तरह का जो डिसेबिलिटी है बच्चे में हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे सीखने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है उसमें। अगर बर्थ डिफेक्ट है तो लर्निंग के थ्रू चीज़ों को उसके नीड के हिसाब से अगर चेंज किया जाए और सिखाया जाए तो सब बच्चे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा अगर जेनेटिक डिफेक्ट है, मतलब वो देख नहीं सकता है, तो क्या वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं? हम उसे ब्रेल लिपि के माध्यम से भी तो सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सिखाने पढ़ाने की बजाय उनको स्कूल से बाहर कर देना चाहिए। तो ये इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि इसका कारण यही है कि स्कूल जो है उसके बच्चे के इंटरेस्ट और नीड को केटर नहीं कर पा रहा है। बाय वर्किंग इन ग्रुप, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, चिल्ड्रेन क्या करते हैं, देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। हाँ, ये सही लग रहा है ना। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देख सकते हैं। क्या होता है, ग्रुप वर्क दे दिया जाता है ना बच्चों को, ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, उसमें बच्चों को बोल दीजिए कि एक दूसरे को टीच कीजिए, हेल्प कीजिए और देखिए कौन कितना किसको अच्छा समझा सकता है, किसकी कितनी समझ है। इस तरह का टास्क अगर आप दे देते हैं एक्टिविटी के थ्रू, तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो कुछ भी वो जानते हैं, संज्ञान है, उस पर वो विचार कर सकते हैं, है ना। और उनकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो और बढ़ सकती है। इसके अलावा कैन डेवलप मिसकंसेप्शन विच इंटरफेयर विद देयर लर्निंग, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। मिसलीड क्यों डेवलप होगा भाई, भ्रांति क्यों डेवलप होगा, इससे तो वो सीखेंगे ही ना और सोच पाएंगे कि कहाँ पे उन्हें और अच्छा करना है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। तो ये गलत है ऑप्शन। गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हैंस इट इज एन इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ये भी गलत है। ये तो बहुत अच्छा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अच्छा शैक्षिक पद्धति है। इससे डिस्ट्रैक्शन की क्या बात है, बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना, लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग हो रही है तो डिस्ट्रैक्शन की क्या बात है। डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी दैट हिंडर लर्निंग, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न, रुकावट पैदा करती है। देखिए, ग्रुप वर्क में कभी प्रतिस्पर्धा वगैरह जैसा चीज़ नहीं आता है। ग्रुप वर्क में हमेशा कोलैबोरेशन के साथ क्या होता है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, अपनी चीज़ों को समझते हुए, दूसरों के प्रति सेंसिटाइज होते हैं, मतलब चीज़ों को समझते हैं, एम्पैथी होती है, तो इससे सीखते हैं। कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी जो कि लर्निंग को हिंडर करता है, ये यहाँ पर ऐसा नेगेटिव दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहाँ पर खुद भी और ज़्यादा सीख सकते हैं, ये सब चीज़ों का वो क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वही सही है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। उनका जो कॉग्निशन जो है ना इस एक्टिविटी के थ्रू, वो और भी अच्छा बढ़ सकता है। इसलिए तो ग्रुप एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, अच्छा होता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, निखारता है क्रिएटिविटी को, और संज्ञान में जो बौद्धिक क्षमता होती है, संज्ञान का विकास भी होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट।
एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है ना। एक क्लासरूम है, वहाँ टीचर अपना जो पेडागोजिकल मतलब जो अपने टीचिंग प्रोसेस है उसको और असेसमेंट है उसको इंडिविजुअल जो स्टूडेंट हैं उनके नीड के हिसाब से चेंज करती है और बच्चों को कराती है उसके हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से। तो ये क्या है? टीचर सेंट्रिक है। गलत। टीचर बच्चों की ज़रूरत को ध्यान रख रही है यहाँ पर, तो टीचर सेंट्रिक नहीं है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं है। बिहेवियरिज्म की तो बात ही नहीं होती है। आजकल के जो एजुकेशन है वो तो आजकल का जो है एजुकेशन है वो टोटली कंस्ट्रक्टिविज्म पे है ना, रचनावाद पे निर्भर करती है। बिहेवियरिज्म पहले होता था जो पैवलोव बीएफ स्किनर के टाइम की है ना, वो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव जरूर कह सकते हैं। प्रगतिशील, प्रगतिशील इसलिए है कि टीचर अपने क्लास में डाइवर्स बच्चे जो है, विविधताएं हैं, उनको इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पा रही हैं कि हर बच्चा अलग है, इनकी अलग अलग ज़रूरत है। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में वीक है, और किसको किस चीज़ में परेशानी हो रही है और किस तरह से अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को सुलभ बना सके, सुसाध्य कर सके, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह की चीज़ें वो सोच रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव लर्निंग है ना। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमेशा ही बहुत ही अच्छा होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को देखना है हमें, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कल्चरल डाइवर्सिटी तो होगी, ठीक है, डेवलपमेंट के, क्योंकि विविधताएं होती ही हैं। इतनी सारी जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, तो विकास में ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है। चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ये गलत है। जो डेवलपमेंट होता है सेम सीक्वेंस में कभी नहीं होता है, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग होता है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। जैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो आप जानते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है सेम सीक्वेंस नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। हर बच्चा अपने मैच्योरिटी और टाइम पेस के हिसाब से सीखते जाता है। उसके संज्ञान का विकास टाइम के हिसाब से होता है। जब मैच्योरिटी आती है, वैसा कोई बच्चा 9 महीने में खड़ा होना सीखता है, कोई बच्चा 11 महीने में, कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीख जाता है, कोई बच्चा 1 साल बाद सीखता है। तो इस तरह से सेम सीक्वेंस नहीं होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑकर इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से एकदम ऑर्डर पे होता है। विकास सुरुचिपूर्व सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो ऑर्डरली नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो जेनेटिक फैक्टर से प्री डिटरमाइंड होता है और ऑर्डरली होता है, ये एकदम गलत है। विकास जो है वो क्या होता है, अलग होता है ना। ऑर्डर उसका नहीं होता है। जो स्टेजेस के जो होते हैं ऑर्डर में नहीं होते हैं। यहाँ पे नीट और ऑर्डरली बोला है, सब अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। और जेनेटिक फैक्टर से प्री डिटरमाइंड भी नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनी डायमेंशनल। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट एकदम गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, और मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनी नहीं होता। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। मल्टी डायमेंशनल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर है, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, क्योंकि अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटी से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। तो डेफिनेटली जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं ज़रूर होगी, बहु सांस्कृतिक विविधताएं डेफिनेटली होगी उसमें, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा सही हो जाएगा। 28 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ अ पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। देखिए, मिडिल चाइल्डहुड का जो हॉलमार्क पीरियड है वो क्या है? निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य
प्रमाण चिन्ह कौन सा है? इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज का है, तो ये गलत है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ये सही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है ना। एब्स्ट्रैक्टली तो नहीं सोच पाएंगे, लेकिन क्या कैसे सोच सकते हैं? तो डेवलपमेंट जो है लॉजिकल थिंकिंग की, जो तर्क संगत जो विचार होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं। जो संज्ञान उनका जो विकास होता है, लॉजिकल जो थिंकिंग कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट होता है, मूर्त होता है। अमूर्त रूप से नहीं सोच पाते हैं, मूर्त रूप से सोच पाते हैं, तो ये सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये तो सेकंड जो स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें होती है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है ना। जब बच्चे 2 साल के ऊपर जब आना शुरू करते हैं तो रैपिड ग्रोथ होती है ना। और उनका जो मांसपेशियां और ये सब जो है वो तो सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाती है, फर्स्ट स्टेज में ही, मतलब 0 से 2 इयर्स तक। उसके बाद उनका फिजिकल ग्रोथ होता है 2 से 6, मतलब अर्ली चाइल्डहुड तक, तो ये गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, देखिए एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने का और साइंटिफिकली रीजनिंग तर्क वितर्क करने का, जिसे हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग भी कह सकते हैं, ये तो लास्ट स्टेज होती है जो कि फॉर्मल स्टेज होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड जो है ऑप्शन वो सही है, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो। लॉजिकल थिंकिंग उनका डेवलप हो जाता है, लेकिन वो मूर्त रूप पे होता है, अमूर्त रूप पे वो नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये मिडिल चाइल्डहुड का हॉलमार्क होता है इस पीरियड का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल क्या है सोशलाइजेशन का चिल्ड्रन के लिए? बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या रोल प्ले करता है? डज नॉट प्ले एनी रोल, ये तो गलत है। प्ले वेरी लिटिल रोल, ये भी गलत है। इज अ प्राइमरी एजेंसी, तो प्राइमरी तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी तो आपकी फैमिली हो गई। सेकेंडरी एजेंसी, यस, द्वितीय कारक है, क्योंकि देखिए कोई रोल नहीं प्ले करता, ये तो एकदम गलत है। लिटिल रोल प्ले करता है, ये भी गलत है। मेजर भूमिका निभाता है लेकिन सेकेंडरी होता है, सॉरी इसको मैंने रॉन्ग कर दिया है राइट करते करते। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्राइमरी एजेंसी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी हमारी फैमिली होती है। स्कूल जो होता है सोशलाइजेशन में वो सेकेंडरी होता है, द्वितीय कारक होता है। तो ये फोर्थ जो है सेकेंडरी एजेंसी, फोर्थ ऑप्शन वो हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following theorists propose that children thinking is qualitatively different from that of adult? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों के अपेक्षा अलग होता है? ये बात किन्होंने कही है कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव, ना कि क्वांटिटेटिव, बड़ों से अलग होती है। किन थ्योरिस्ट ने कहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये बात देखिए 4 जो थ्योरिस्ट उनमें से कौन कहते हैं? जिन पियाजे जी, लेओ वाइगोत्स्की जी, हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोल्बर। तो ये बात हमारे जिन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चों में जो थिंकिंग की जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है अडल्ट से, ये जिन पियाजे जी का मानना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जनवरी 2021 CDP पेपर 2 का। और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई संदेह हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।